गुड इवनिंग एवरीवन। दोस्तों, आज है February 13, 2024 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे करेंगे। एक बहुत ही नया टॉपिक है और काफी अच्छा टॉपिक है स्पेशली फॉर द प्रीलिम्स, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्रह्मेशन के बारे में। देखिए, आपने हाइबरनेशन सुना होगा पहले, है ना। आपने इससे पहले एस्टिवेशन सुना होगा। अब अगर आपने थोड़ा बहुत एनवायरमेंट इकोलॉजी पढ़ा है, ब्रमेशन आपने नहीं सुना होगा। तो पहली बार हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रमेशन क्या होता है। जो रेप्टाइल्स वगैरह होते हैं वो किस तरह से विंटर के सीजन में अपने आप को सरवाइव करते हैं। तो ये पढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनवायरमेंट इकोलॉजी वाले सेक्शन से। उसके अलावा फ्लोर टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है कि बिहार के अंदर जो वहाँ के सीएम है नीतीश कुमार जी, उन्होंने अभी पार्टी चेंज करके बीजेपी के साथ हैंड उन्होंने मिलाया है। उसके लिए उन्होंने फ्लोर पे टेस्ट किया है और अपनी मेजोरिटी को प्रूव किया है। तो फ्लोर टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे और फ्लोर टेस्ट के रिगार्डिंग स्पीकर का क्या रोल होता है, फ्लोर टेस्ट के पर्सपेक्टिव में गवर्नर का क्या रोल होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस यहाँ पे कौन कौन से होते हैं, वो हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहेगा ये, स्पेशली फॉर द मेंस और प्रीलिम्स के लिए भी, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल न्यूज में भी है। डेप्यूटी सीएम की जो पोस्ट होती है, अगर आपने थोड़ा बहुत लक्ष्मीकांत पढ़ा है तो आपको ये पता है, कहीं पे भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डेप्यूटी सीएम या फिर डेप्यूटी पीएम की पोस्ट नहीं होती है। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जबरदस्त ऑब्जर्वेशन किया है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा एक एडिटोरियल सेक्शन से हम लोग जेंडर इक्वालिटी और इक्विटी के बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक जो है हम लोग बार बार रिपीट करते हैं, तो कुछ बहुत ज्यादा नया इसके अंदर नहीं है। लेकिन यस, अगर आप इसको पढ़ते हो तो आपके रिवीजन के पर्सपेक्टिव से और कुछ नए पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। राइट, अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो फिर आपके लिए काफी नए पॉइंट होंगे। अगर आपने पढ़ा है तो रिवीजन के पर्सपेक्टिव से इंडियन गवर्नमेंट ने जेंडर इक्वलिटी के लिए क्या क्या किया है, उसका क्या क्या आउटकम हुआ है, इंटरनेशनली हम लोग क्या कर रहे हैं। एक नई अलायंस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो नई अलायंस होती हैं, अग्रीमेंट्स होती हैं, यूपीएससी हमेशा इनके ऊपर नजर रखता है। उसके अलावा एक आधा पीवाईक्यूज भी हम लोग करेंगे जो यूपीएससी में प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है। करंट अफेयर के बारे में आपको बताता चलूं, आपको वैसे पहले से पता ही होगा कि सैटरडे को हमारा करंट अफेयर का क्लास होता है, जिसमें पूरे वीक का करंट अफेयर हम लोग कवर करते हैं। और इसमें 2.5 से 3 घंटे की क्लास होती है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से इसको कवर किया जाता है। और यू नो वेरी वेल कि 2 साल का करंट अफेयर तो हमें चाहिए एग्जाम अगर क्लियर करना है, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। तो अभी अगर हर वीक आप करंट अफेयर अपडेट करते रहेंगे तो काफी ज्यादा बेटर प्रिपरेशन आप कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ करंट अफेयर। फिर सिर्फ प्रीलिम्स के लिए ही नहीं, मेंस में करंट अफेयर बहुत ज्यादा काम आता है। चलिए, तो बढ़ते हैं सीधा पहले टॉपिक पे। और पहला टॉपिक हमारा देखिए क्या कहता है। ब्रमेशन विंटर इज कमिंग फॉर द रेप्टाइल्स। अब जैसे ये हमारा, इन्होंने एक एलिगेटर की फोटो यहाँ पे दिखाई हुई है, जो रेप्टाइल्स वगैरह होते हैं वो ब्रमेशन में जाते हैं। देखिए बात क्या है ना, अगर बहुत ज्यादा कोल्ड टेम्परेचर हो जाए या फिर बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाए, उन दोनों ही केसेस में जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उनका सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कौन से होते हैं ये आपको मैं पहले बताता चलूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हमारे पास दो तरह के एनिमल होते हैं, कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स वो होते हैं जो अपनी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब जैसे आप इंसानों को देखिए, बहुत ज्यादा गर्मी हो गई, बहुत ज्यादा जब गर्मी होती है तो हमें पसीना आता है। पसीना आने से हमारी बॉडी ठंडी हो जाती है। तो हमारी बॉडी का कूलिंग मैकेनिज्म होता है। अब जैसे विंटर हो गई, सर्दियां हुई, तो हमारी बॉडी ना कांपने लगती है, कंपकपाने लगती है। इसकी वजह से हमारी बॉडी गर्म हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इन एक्टिविटीज के थ्रू हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को कहीं ना कहीं रेगुलेट कर रहे हैं। लेकिन जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं ना बेचारे, वो ये नहीं कर पाते हैं। वो अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने टेम्परेचर को चेंज नहीं कर पाते हैं, उनके अंदर वो मैकेनिज्म होता ही नहीं। जैसे रेप्टाइल्स होती हैं, फिश वगैरह होती हैं, क्योंकि ये अपने सराउंडिंग से एनर्जी लेती हैं। देखिए, सराउंडिंग से हम इंसान या जो वार्म ब्लडेड होते हैं वो सराउंडिंग से एनर्जी नहीं लेते हैं, हम लोग सराउंडिंग में एनर्जी को लोस्ट करते हैं। जैसे बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए, जो है इंसान भी इसी के अंदर आते हैं। ठीक है, ह्यूमन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हम लोग फूड से ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं, फूड से। लेकिन जो फिश होती हैं, जो रेप्टाइल्स होते हैं, सराउंडिंग से एनर्जी लेते हैं अलोंग विद द फूड, अलोंग विद द फूड। वार्म ब्लडेड जो होते हैं वो अपने इंटरनल टेम्परेचर को आराम से मेंटेन कर लेते हैं। तो उन्हें एक्सट्रीम रेंज ऑफ टेम्परेचर में सर्वाइव करने की कोई खास दिक्कत होती नहीं है। वो बहुत ज्यादा अगर टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकते हैं, कम में भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके बॉडी के अंदर सिस्टम ही ऐसा है। लेकिन रेप्टाइल फिश वगैरह नहीं कर पाते। तो इनको ऐसे हार्श
एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव करने के लिए अपनी एनर्जी को कंजर्व करना पड़ता है, सेव करना पड़ता है। तो जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, विंटर के टाइम में ये कहाँ चले जाते हैं? डोरमेंसी में चले जाते हैं। डोरमेंसी मतलब ये अपनी बॉडी की एक्टिविटी को स्लो कर देते हैं, जिसकी वजह से बेचारे सरवाइव कर सकते हैं। जैसे जो मैमल्स होते हैं वो हाइबरनेशन में जाते हैं। हाइबरनेशन में आपने नाम सुना होगा कोल्ड बेयर, जो है पोलर बेयर का नाम आपने सुना होगा, है ना? वो क्या करता है? विंटर में हाइबरनेशन में चला जाता है कई महीनों के लिए। तो उसकी बॉडी में जो स्टोर फैट होती है, उस फैट को कंज्यूम करता है धीरे 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 धीरे। और जब समर में बेचारा बाहर निकलता है तो बहुत कमजोर हो जाता है, क्योंकि सारी बॉडी की जो फैट है वो एनर्जी में कंज्यूम हो जाती है। फिर जब समर आती है, बर्फ पिघलती है, बाहर फिशेज आती हैं, तो खूब सारा जो है खाना खाता है। तो वो इस तरह से हाइबरनेशन में जाता है। लेकिन जो रेप्टाइल्स वगैरह होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं, वो हाइबरनेशन में जाने के बजाय ब्रमेशन के अंदर जाते हैं। ये आपने ध्यान रखना है। ब्रमेशन वाला जो लॉजिक है वो कहां पे अप्लाई होगा? रेप्टाइल्स में, एम्फीबियंस में। ये कोल्ड मंथ के दौरान होता है, गर्मियों में नहीं होता है, सर्दियों में होता है, जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर कम हो जाता है, ताकि वो अपनी बॉडी की एनर्जी को कंज्यूम कर लें और अपनी हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन के अंदर सर्वाइव कर सकें। ठीक है। अंडरग्राउंड जा सकते हैं, क्योंकि अंडरग्राउंड कंडीशन थोड़ी सी स्टेबल होती है, टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा होता है ग्राउंड पे रहने के बजाय। ऊपर तो बेचारे मर जाएंगे। जो रॉक क्रेवाइसिस होती हैं, मतलब जो पत्थरों के अंदर, पहाड़ों के अंदर जो छोटी छोटी केव्स होती हैं, है ना, दरारें होती हैं, उनमें चले जाते हैं। वहां पे टेम्परेचर कंपेरेटिवली ज्यादा होता है। राइट, तो ये थोड़ा आप यहाँ पे देखें, जैसे स्नेक्स, ठीक है, उसके अलावा रेप्टाइल्स जैसे एलिगेटर्स, लिजर्ड्स, राइट, उसके अलावा टोर्टोइस, एम्फीबियंस, ठीक है, कुछ जो फ्रॉग्स होते हैं वो भी इस प्रोसेस को करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बार बार बता रहा हूं, इसको कम से कम 2-3 बार रिवाइज करें, एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस आते हैं। अब एक प्रोसेस होती है हाइबरनेशन और एक प्रोसेस होती है एस्टिवेशन। ये दोनों भी सर्वाइव करने के तरीके हैं। ये दोनों ही हार्श कंडीशन में सर्वाइव करने के तरीके हैं। लेकिन जैसे हाइबरनेशन है, ये कौन करता है? वॉर्म ब्लडेड एनिमल्स करते हैं। वॉर्म ब्लडेड ब्लडेड एनिमल्स करते हैं। ठीक है, क्या होता है इसके अंदर भी? अपनी बॉडी की प्रोसेस को थोड़ा सा स्लो डाउन करते हैं विंटर मंथ के दौरान, तो हाइबरनेशन में चले जाते हैं। ठीक है, जैसे अभी आपको मैंने पोलर बेयर का एग्जांपल दिया। जो एस्टिवेशन होता है वो गर्मियों में होता है, जो हाइबरनेशन होता है वो सर्दियों में होता है। ये आपने ये ध्यान रखना है। दोनों ही वार्म ब्लडेड एनिमल्स करते हैं, दोनों ही प्रोसेस वार्म ब्लडेड एनिमल के द्वारा होती हैं, लेकिन ये होता है विंटर में और ये होता है आपका समर में। एस्टिवेशन समर में, हाइबरनेशन विंटर में। काम एक ही होता है, अपनी बॉडी की प्रोसेस को स्लो डाउन करना होता है, एनर्जी को कंज्यूम करना होता है और सर्वाइव करना होता है। ठीक है। जो एक्टोथर्मिक कोल्ड 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 ब्लडेड होते हैं, ठीक है, वो एस्टिवेशन करते हैं। जो वार्म ब्लडेड होते हैं, जिसे हम लोग एंडोथर्मिक बोलते हैं, वो हाइबरनेशन करते हैं। ये आपने ध्यान रखना है। और जो आपका ब्रमेशन होता है, वो कौन करते हैं? वो भी कोल्ड ब्लडेड करते हैं, ब्रमेशन, लेकिन वो अप्लाई होता है आपका रेप्टाइल्स के टाइम पे, रेप्टाइल्स। ठीक है, तो ये थोड़ा आपने ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछेगा आपसे यहां से क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनडीए गवर्नमेंट विंस, बिहार कॉन्फिडेंस वोट, अपोजिशन स्टैग्स स्टेजेस वॉकआउट। अब आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि भाई नीतीश कुमार जी पहले दूसरी पार्टी के साथ थे, अभी उनसे हाथ छुड़ा के दोबारा से एनडीए के पास आ गए हैं। जब एनडीए के पास आए तो इनके पास बहुमत हो गया, बहुमत हुआ तो इनको सीएम की शपथ दोबारा से दिलवा दी गई। नीतीश कुमार जी अपने पॉलिटिकल करियर में ऐसा कई बार कर चुके हैं, पार्टी इधर से उधर बदल चुके हैं। लेकिन क्या पार्टी बदलना इतना आसान है? आंसर आप कह सकते हो यस। देखिए, अगर आपके पास मेजोरिटी है ना, आप रोज पार्टी बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आज नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ चले गए, एनडीए के साथ चले गए, ठीक है, और इनकी जो एमएलए थे वो हाफ मार्क से ज्यादा थे, क्योंकि अल्टीमेटली सीएम बनने के लिए, पीएम बनने के लिए आपको क्या चाहिए? जो टोटल एमएलए होते हैं उनको 2 से डिवाइड करिए, +1 करिए, 50% वन जो वोट होती है, अगर आपके पास वो है तो आप बन जाओगे। ठीक है, अब ये 50% वन का खेल कहते हैं, ये भी आपको मैं बताऊंगा। अब इनको जो अपनी मेजोरिटी है ना, वो फ्लोर पे टेस्ट करनी पड़ती है। फ्लोर पे पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जो सीएम होते थे वो सीएम, वो गवर्नर साहब के रेजिडेंस में जाया करते थे, उनको एक पेपर दे दिया करते थे जिसमें सारे एमएलए के नाम होते थे, उनके सिग्नेचर होते थे, और गवर्नर साहब उनको जो है सीएम जो है डिक्लेयर कर देते थे। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है,
आप गवर्नर साहब के घर पे जाके ये सब नहीं कर सकते। अगर आपको मेजोरिटी प्रूव करनी है तो वो फ्लोर पे करनी पड़ेगी। जो आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके फ्लोर पे जाके वोटिंग होगी। जो एमएलएज हैं वो वोट करेंगे, अगर आपको फेवर करते हैं और तो आप तब जाके सीएम बनोगे। तो ये किस तरह से होता है टेक्निकली आपको पता है कि जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। लेकिन गवर्नर अपने मन से तो नहीं कर सकते। गवर्नर किसको चूज करते हैं? गवर्नर चूज करते हैं जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के लीडर होते हैं। पहले तो उनको बुलाएंगे, बोलेंगे आइए भाई प्रूव करिए। वो जो मैजिक नंबर है बताइए आपके पास मैजिक नंबर है या नहीं। मैजिक नंबर क्या होता है? हाफ ए मार्क प्लस वन। मतलब आधे से ज्यादा एमएलएज अगर आपका सपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो मैं सीएम बना दूंगा। इन केस अगर आधे नहीं करते हैं, 50-50 करते हैं, तो उस केस में स्पीकर अपना वोट डाल सकते हैं। ठीक है, तो डिसाइड हो जाएगा। अब सवाल यहाँ पे उठता है कि यहाँ पे स्पीकर और गवर्नर दो की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसका मैं आपको कंफ्यूजन है क्लियर कर दूंगा अभी थोड़ी देर में। तो जी ये जो नीतीश कुमार जी हैं इनको फ्लोर पे बुलाया गया। फ्लोर पे बुलाने के बाद जो एमएलएज हैं उनकी वोटिंग हुई। जो एमएलए एब्सेंट होते हैं, फ्लोर पे नहीं आते हैं, उनकी काउंटिंग यहाँ पे नहीं की जाती। जो प्रेजेंट होते हैं सिर्फ उनकी काउंटिंग की जाती है। और ये काउंटिंग कैसे होती है? अलग अलग तरीके से हो सकती है। ओरली भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू भी हो सकती है, बैलेट प्रोसेस के थोड़ा द्वारा भी हो सकती है। अलग अलग तरीके होते हैं। तो गवर्नर और स्पीकर दो रोल यहाँ पे कैसे है देखिए। अगर आपका हाउस सेशन में है तो स्पीकर फ्लोर टेस्ट करवाएंगे। और अगर सेशन में नहीं है तो आर्टिकल 163 की पावर का यूज जो है गवर्नर करके फ्लोर टेस्ट करवाएंगे। ध्यान देना है, अगर सेशन में है तो स्पीकर, सेशन में नहीं है तो गवर्नर। गवर्नर को ये जो पावर मिलती है आर्टिकल 163 के अंडर में मिलती है। अब 2020 के अंदर एक केस हुआ, शिवराज सिंह चौहान वर्सेस ओर्स, मतलब वर्सेस स्पीकर, वो केस हुआ जिसमें कोर्ट ने यह कहा द पावर ऑफ द स्पीकर टू कॉल फॉर अ फ्लोर टेस्ट इफ देर इज अ प्राइमा फेशियल व्यू दैट द गवर्नमेंट हैज लॉस्ट इट्स मेजोरिटी। ठीक है, अगर स्पीकर को ऐसा लगता है गवर्नमेंट की मेजोरिटी खत्म हो गई है, क्योंकि स्पीकर इज लाइक अ मॉनिटर, है ना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में उन्हीं की बहुत जिम्मेदारी होती है। उनको अगर ऐसा लगता है कि देखने में कि भैया गवर्नमेंट की मेजोरिटी खत्म, तो वो फ्लोर टेस्ट करवा सकते हैं। उनको कहे कोई बोले या ना बोले, अपने मन से भी करवा सकते हैं। ठीक है, अब आर्टिकल 174 क्या कहता है? आर्टिकल 174 कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि जो गवर्नर होते हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली को समन कर सकते हैं, मतलब उनको बुला सकते हैं, डिसोल्व कर सकते हैं, प्रोरोग कर सकते हैं। लेकिन क्या वो मन से कर सकते हैं? उनको नहीं, मन से नहीं कर सकते। एड एंड एडवाइस लेनी पड़ती है कैबिनेट की। अब आप ये मान के चलिए कि मान लो किसी स्टेट के अंदर, जैसे मान लो नीतीश कुमार जी का अब एग्जांपल ले लीजिए, ये सीएम है और इनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होंगे, इनकी अपनी कैबिनेट भी है ना। अगर सीएम साहब गवर्नर को सजेस्ट करते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हटा दीजिए, ठीक है, तो गवर्नर को तो हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि इनकी एड और एडवाइस पे तो काम करना ही पड़ता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, और सरकार गिर जाती है। लेकिन अगर गवर्नर को ऐसा लगता है कि ये जो सीएम है वो खुद कॉन्फिडेंस जो है, उनके जो काउंसिल मिनिस्टर हैं या मिनिस्टर हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है उनको, तो फिर जो गवर्नर है वो अपना डिस्क्रिशन यूज कर सकते हैं। अगर गवर्नर को ऐसा लगता कि नीतीश कुमार जी के पास मेजोरिटी है ही नहीं, और उसके बावजूद अगर नीतीश कुमार कोई डिसीजन के लिए बोलते हैं, एड एंड एडवाइस करते हैं गवर्नर को, तो गवर्नर साहब कह सकते हैं देखिए भाई साहब मुझे लगता है कि आपके पास मेजोरिटी नहीं है, पहले अपनी मेजोरिटी प्रूव कर दीजिए, फिर बाद में आपकी एड एंड एडवाइस पे मैं काम करूंगा। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 175(2), गवर्नर कैन समन द हाउस एंड कॉल फॉर अ फ्लोर टेस्ट टू प्रूव वेदर द गवर्नमेंट हैज द नंबर्स। सीधी सी बात है, गवर्नर साहब उनको बोलेंगे मैं मानता हूं कि मुझे आपकी एड एंड एडवाइस पे काम करना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन पहले आप ये प्रूव तो करिए कि आपके पास मेजोरिटी है भी कि नहीं। अगर आपकी मेजोरिटी डाउट में है तो भैया फिर मैं आपके एडवाइस को नहीं मानूंगा, पहले फ्लोर पे आइए, ठीक है, मेजोरिटी प्रूव करिए, फिर जैसा आप बोलेंगे मैं वैसा करूंगा। ठीक, तो ये होता है यहाँ पे गवर्नर का रोल और ये होता है यहाँ पे स्पीकर का रोल। ठीक है, चलिए यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है 2014 में, तो ये आप तो मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिस्क्रिशनरी पावर्स
डिस्क्रिशनरी पावर मतलब वो होती है जो गवर्नर अपने मन से कर सकते हैं, जो उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। अब सारी चीजें मन से नहीं कर सकते, कुछ चीजें मन से कर सकते हैं, ठीक है। गिवन टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट, क्या करते हैं जी, ये पहली स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है, सेंडिंग अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इम्पोजिंग द प्रेसिडेंट रूल अपॉइंटेड द मिनिस्टर्स, रिजर्व द सर्टेन बिल्स बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। इनमें से कौन सी चीज जो है, और ये थर्ड हो गया आपका, मेकिंग द रूल्स टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, इनमें से कौन सा प्रोविजन जो है उनकी डिस्क्रिशनरी पावर के अंदर में आता है, आपको ये बताना है। ठीक है जी, आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मजा आएगा। यूपीएससी का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, लक्ष्मीकांत से इजीली हैंडल हो जाता है। आगे बढ़े। अपॉइंटिंग डेप्यूटी सीएम नॉट अ ब्रीच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत बार आपने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में सुना होगा कि जो बहुत, मतलब जो पावरफुल लीडर होते हैं, अगर उनको सीएम का पद नहीं मिलता है तो उनको फिर हम लोग डेप्यूटी सीएम का पद दे देते हैं। अच्छा, ये ना कई केसेस में हो सकता है, किसी कास्ट के बेसिस पे हो सकता है भैया, किसी पर्टिकुलर कास्ट के जो लीडर को जो है वो डेप्यूटी सीएम बना दिया। अब वो सीएम तो नहीं बन पाए, डेप्यूटी सीएम बना के उनको खुश कर दिया, तो उस कास्ट के लोग खुश हो गए। कभी कभी रिलीजन के बेसिस पे ऐसा होता है, कभी कभी पॉलिटिकल। अभी जैसे आप महाराष्ट्र का एग्जांपल ले लीजिए, है ना, तो वहां पे शिंदे जी जो है वो तो सीएम तो पहले से थे ही, ठीक है। अब जो दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स हैं तो उनको डेप्यूटी सीएम बनाना पड़ेगा, क्योंकि सीएम तो एक ही हो सकता है। ऐसा बहुत बार होता है, ठीक है। कुछ एक आध स्टेट, सदर्न स्टेट्स को छोड़ के मोस्टली स्टेट्स के अंदर जो है डेप्यूटी सीएम आजकल लगभग लगभग बनाए जाते हैं। अब लेकिन क्योंकि डेप्यूटी सीएम की जो पोस्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं मेंशन तो है नहीं, कहीं पे भी नहीं है। तो एक पीआईएल डाली गई सुप्रीम कोर्ट में, ये कहा गया कि साहब ये जो डेप्यूटी सीएम का पोस्ट है इसे आप खत्म कर दीजिए। मतलब आप एक डिसीजन सुना दीजिए कि डेप्यूटी सीएम कोई नहीं बनेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखो यार, ये थोड़ी आप भावनाओं भावनाओं में बह रहे हो, ठीक है। क्योंकि डेप्यूटी सीएम की पद चाहे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हो या ना हो, लेकिन डेप्यूटी जो सीएम की पद है, जो पोजीशन होती है वो बिल्कुल लीगल पोजीशन होती है। पीआईएल के अंदर ये कहा गया कि साहब क्योंकि डेप्यूटी सीएम कम्युनल बेसिस पे बनाए जाते हैं, कास्ट बेसिस पे, रिलीजन बेसिस पे बनाए जाते हैं, तो इसीलिए हमारी डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करता है और कम्युनल टेंशन बढ़ाता है। कोर्ट ने कहा देखो थोड़ा सा आप इमोशनल हो रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हालांकि ऐसी पोस्ट नहीं है उसके बावजूद भी, लेकिन कोर्ट ने ऐसा क्यों बोला? कोर्ट ने ऐसा बोला कि डेप्यूटी सीएम के पे किसी को अपॉइंट करना, किसी किसी को हानि तो नहीं हो रही है, देयर इज नो हार्म। क्योंकि अल्टीमेटली जो डेप्यूटी सीएम होते हैं वो क्या है, वो एक एमएलए ही तो है, या फिर मिनिस्टर भी हो सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। ये उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि देखिए जो डेप्यूटी सीएम होते हैं ये दूसरे एमएलए से ज्यादा सैलरी तो नहीं ले रहे हैं, ऑब्वियसली बात है। जब दूसरे लोगों से ज्यादा इनको पावर मिली ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल लीगली, तो फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन का ब्रीच कैसे हुआ? अगर इनको ज्यादा सैलरी मिलती, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है, तो फिर हम लोग आपकी सुनवाई करते। ही जस्ट एन एमएलए, अच्छे लीडर हैं, बड़े लीडर हैं, तो उनके सपोर्टर को खुश करने के लिए अगर उनको बना दिया तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है, ठीक है। आर्टिकल 163(1) क्या कहता है? अच्छा, बात यह है कि जैसे जो सीएम होते हैं इनको कौन अपॉइंट करता है? इनको गवर्नर करते हैं। लेकिन क्या डेप्यूटी सीएम को भी गवर्नर अपॉइंट करते हैं? आंसर इज नो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये पोस्ट ही नहीं है। जब पोस्ट ही नहीं है तो अपॉइंट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आर्टिकल 163(1) क्या कहता है? आर्टिकल कहता है दैट एग्जिस्टेंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन ईच स्टेट विद द चीफ मिनिस्टर एट इट्स हेड। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होते हैं? सीएम साहब होते हैं। टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन while it does not mention deputy CM. Deputy CM are nothing but a part of the council of ministers or a cabinet ministers. बस, क्योंकि आर्टिकल 163 के अंदर इसका कहीं पे भी मेंशन नहीं है। आर्टिकल 164(1) क्या कहता है? कहता है दैट चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर एंड अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। ठीक है। इट एस्टेब्लिशेस द अथॉरिटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर इन अपॉइंटिंग द डेप्यूटी सीएम। तो डेप्यूटी सीएम को अपॉइंट करने की जो अथॉरिटी है वो चीफ मिनिस्टर के पास है, रादर देन गवर्नर। अगर गवर्नर किसी को अपॉइंट कर रहे हैं तो डेप्यूटी सीएम के पोस्ट पे नहीं करेंगे, वो उनको एज अ एमएलए या एज अ मिनिस्टर जो बाद में वो बनाए जाएंगे उस पोस्ट पे करेंगे। तो ये पोस्ट ही नहीं है कोई।
जो पोस्ट ही नहीं है तो वो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, एग्जाम में जब इस तरह की चीजें आती हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन हमें हो जाता है। चलिए, अब बढ़ते हैं आज के एडिटोरियल पे। आजकल तो हिंदू में बहुत कम न्यूज आ रही है, पिछले कम से कम हफ्ता भर हो गया है, परेशान हो गए हैं हम लोग। बहुत अच्छे आर्टिकल्स नहीं आ रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। तो मुझे लगता है द हिंदू के साथ साथ हमें दूसरे न्यूज़पेपर्स वगैरह भी कंसिडर यहाँ पे करने पड़ेंगे फ्यूचर में, अगर यही हाल रहा तो। खैर, द ग्लोबल अलायंस टू ब्रिंग द जेंडर इक्विटी गैप, ये कौन सी अलायंस की बात कर रहा है? ये इस अलायंस की बात कर रहा है, द अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी। ये काफी इंपॉर्टेंट अलायंस है, नया अलायंस है, और इंडिया ने इसको बनाया है। तो जब भी कोई नया अलायंस होता है, इंडिया बनाता है या फिर इंडिया किसी अलायंस का पार्ट होता है, वो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है वो, स्पेशली फॉर द प्रीलिम्स पर्पस। एग्जाम में जो मेंस में अगर सवाल यहां से आता है तो डायरेक्टली इस अलायंस से तो सवाल नहीं आएगा। जनरल क्वेश्चन आता है जेंडर इक्विटी इक्वालिटी के ऊपर, वहां पे आप इस अलायंस का एग्जांपल देने के डेफिनेटली यूज कर सकते हो। प्रीलिम्स में डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब जो चिरंजीत जी हैं, बनर्जी जी हैं, ये डायरेक्टर जनरल हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडियन इंडस्ट्री के, सीआईआई के। और ये जो अलायंस बनी है वो सीआईए के अंडर में ही बनी है, तो इसीलिए इन्होंने यहाँ से आर्टिकल लिखा है। और ये गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करते हैं, तो आज इन्होंने काफी पॉजिटिव न्यूज बताई है। जनरली क्या रहता है, हम लोग पेपर में पढ़ते हैं, स्पेशली द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस में गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म के लिए ज्यादा एडिटोरियल्स आते हैं, लेकिन कभी कभी गवर्नमेंट की तारीफ भी की जाती है, तो आज वो तारीफ हो रही है, यहाँ पे अच्छी न्यूज है। क्या कहता है? इक्वेलिटी एंड द इंक्लूजन आर द कॉर्नर स्टोन। भैया अगर देखिए, ये सिर्फ इंडियन सोसाइटी की बात नहीं है, आप किसी भी सोसाइटी की बात कर लीजिए, अगर उसको ग्रो करना है, डेवलप करना है, तो इक्वालिटी और इंक्लूजन दोनों चीजें तो आपको करनी पड़ेंगी। दिस इज द कॉर्नर स्टोन। सभी लोगों को आप इक्वल ट्रीट करिए, ठीक है? कास्ट, रिलीजन वगैरह, जेंडर, इसके बीच में कोई आपको भेदभाव नहीं होना चाहिए। इंक्लूजन करिए हर किसी का, ठीक है? इक्वल अपॉर्चुनिटीज दीजिए, ये बहुत जरूरी है। इंडिया ने ये करके दिखाया है, G20 की मीटिंग में इंडिया ने ये करके दिखाया। चलो, ये तो अच्छी बात है। G20 में अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हुआ था, आपको पता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने में इंडिया ने एक अलायंस लॉन्च की है, अलायंस फॉर द ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड द इक्वालिटी। अब इसकी वजह से इंडिया की जो ग्लोबल पोजीशन है बहुत स्ट्रांग हो गई है इन टर्म्स ऑफ वीमेन इक्वालिटी एंड इंक्लूजन ऑल्सो। इंडिया की गवर्नमेंट में पिछले कुछ सालों में कई सारे स्टेप लिए गए हैं जेंडर इक्वालिटी को लेके, जिसके काफी पॉजिटिव आउटकम भी आपको देखने को मिलते हैं। जैसे एक तो विमेन रिजर्वेशन बिल आया ही है, ऑफ कोर्स, ठीक है? उसके अलावा स्टेट असेंबलीज में, पार्लियामेंट के अंदर 1/3 सीट रिजर्वेशन, बिल्कुल सही। जेंडर बजट के अंदर $23 बिलियन अलोकेट किए गए हैं। अगर आप पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की रिपोर्ट देखें, उसके हिसाब से जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो 23% से 37% हो चुका है, ठीक है? तो ये भी बड़े पॉजिटिव साइन यहाँ पे नजर आता है। हायर एजुकेशन में अगर बात करें, वीमेन का जो एनरोलमेंट है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है? हायर एजुकेशन में 28%। अगर स्टेम की बात करें, जिसमें जो है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मेडिकल, वो सब आता है, इसमें 43% शेयर जो है वो वीमेन का है, जो कि दुनिया में वन ऑफ द हाईएस्ट है। तो ये बहुत पॉजिटिव न्यूज है। इवन अगर आप रूरल इंडिया में भी जाएं, तो वहां पे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, 9 करोड़ वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप का पार्ट है, तो उनकी एम्पावरमेंट हो रही है। और सबसे एंड में ये अलायंस का बात कर सकते हो, अलायंस फॉर द ग्लोबल गुड। अब ये है क्या? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो है इंडिया ने इसको एस्टेब्लिश किया है, जो davos के अंदर होती है। क्या करना है हम लोगों ने इसमें? हालांकि इसमें कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है, वही बड़ी बड़ी बातें की गई हैं। जो दुनिया में जेंडर इक्वालिटी को लेके, इंक्लूजन को लेके जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, वो हम लोगों ने अडॉप्ट करनी है। दुनिया भर की कंट्री के अंदर जो इनके लिए प्रयास किए जाते हैं, जो चीजें की जाती हैं, उनकी नॉलेज आपस में शेयर करनी है। वीमेन एजुकेशन, वीमेन हेल्थ और वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप, उसमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज करना है। ये सब काम कौन करेगा? ये अलायंस करेगी। इससे होगा क्या? हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, गोल नंबर 3 जो गुड हेल्थ वेलबींग की बात करता है, गोल नंबर 4 जो क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है, गोल नंबर 5 जो जेंडर इक्वालिटी की ही बात कर रहा है, गोल नंबर 17 इनको अचीव करने में हेल्प करेगा।
अब बहुत सारी इंडस्ट्री के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और इसके पार्टनर बने, जैसे मास्टर कार्ड, उबर, टाटा, टीवीएस, बेयर, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने इसकी हेल्प किया। उसमें से जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो इसका एक नेटवर्क पार्टनर है, जो कि बहुत बड़ी बात है। अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इंडिया जैसे इस इनिशिएटिव का पार्टनर बना है, तो इसका मतलब यह है कि इंटरनेशनली इंडिया का जो स्टैंडिंग है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ इक्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ जेंडर इक्विटी, वो बहुत स्ट्रांग हुआ है। इसको मिलेंडा एंड बिल गेट्स फाउंडेशन के द्वारा भी सपोर्ट किया गया है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं। कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे इंडिया काफी काम कर रहा है और फ्यूचर में और ज्यादा कर सकता है, जैसे एडटेक, मेडिकल कैपेसिटी बिल्डिंग, डिलीवरी ऑफ द हेल्थ इंटरवेंशन फॉर द वीमेन, स्किल डेवलपमेंट पे हम लोग काम कर सकते हैं, एग्रोटेक पे काम कर सकते हैं, और वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे और ज्यादा काम कर सकते हैं। हालांकि पिछले 3-4 सालों में यहाँ पे काम अच्छा खासा हुआ है, बट फिर भी ये एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे काम किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये जो एरियाज है वो हाई पेइंग जॉब्स हैं, इसमें सैलरी अच्छी खासी होती है, तो अगर वीमेन इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगी तो डेफिनेटली इनकम तो बढ़ेगी ही, और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वो सारी अलग चीजें हैं। तो ये थोड़ा सा आप यहाँ से देख सकते हैं। बस आज और कुछ था नहीं, एडिशनल आर्टिकल के लिए आज कुछ है नहीं, ज़्यादा आर्टिकल में मुझे दिखे नहीं है, तो यहीं पे आपको जो है थोड़ा सा, ठीक है, इसको एंड करते हैं। तो कल मिलते हैं कुछ नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।